दोस्तों नमस्कार। दूरदर्शन के प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से मैं गोपा सान्याल आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, स्वयं को अभिव्यक्त करने का सबसे बेहतरीन माध्यम है कला। और कला कोई भी हो, एक कलाकार अपनी लगन से, अपनी साधना से अपनी ज़िंदगी को संवारते जाता है और एक ऊंचाई हासिल करता है। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं जो स्वयं के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगियाँ भी संवारते चले आते हैं और एक मिसाल बन जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक कलाकार से, एक ऐसे ही शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ के काष्ठ शिल्प को एक अलग पहचान दी है। साथ ही उन्होंने अपनी कला से कई समाज के कई युवाओं को जो कि भटके हुए थे, उन्हें एक नई दिशा दी है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है, उन्हें हुनरमंद बनाया है और एक जीने की राह दिखाई है। तो चलिए मिलते हैं उनसे। आज के हमारे ये खास मेहमान हैं कांकेर ज़िले से आए पद्मश्री अजय मंडावी जी। अजय मंडावी जी नमस्कार। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से आपको खूब सारी बधाई इस बड़ी उपलब्धि के लिए। और जैसा कि हमारे सभी दर्शकों को पता है कि इस बार छत्तीसगढ़ से 3 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिले हैं, उसमें एक नाम आपका भी है और काष्ठ शिल्प में आपने बेहतर काम किया है, इस दिशा में आपको ये पुरस्कार मिला है। श्री अजय कुमार मंडावी, शिल्प कला, काष्ठ नक्काशी। तो एक कलाकार के जीवन में कई सारे पड़ाव आते हैं। जब उसकी यात्रा शुरू होती है तो कई संघर्ष वो देखता है, कई लगन, कई मेहनत, कई वर्षों की जो मेहनत वो करता है। तो कांकेर जैसे शहर से उठकर राष्ट्रपति भवन दिल्ली तक की जो यात्रा है, उसके कुछ अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। जी, ये पद्मश्री जिस दिन अनाउंस हुआ था जी, उसके पहले सुबह 11 बजे कॉल आया जी, और तो सोच नहीं पाया मैं कि चलो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत ही अच्छा लगा। शाम को 7 साढ़े 7 बजे करीब ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद ये कंफर्म हो गया सबको कि हाँ, अजय मंडावी को पद्मश्री मिल गया है। और ये हमारी पहली कोशिश थी। मैंने पहली बार हमने वो फॉर्म फिलअप करवाया था। तो उस समय बहुत 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 ही अच्छा लगा। ये 25 जनवरी और 26 जनवरी की बात है। 26 जनवरी उसके बाद से लेकर के ये 5 तारीख तक का समय, तो ये समय भी बहुत शानदार बीता। जब 4 तारीख को फाइनली हम वहाँ दिल्ली पहुँचे, 5 तारीख को रिहर्सल में पहुँचे, तो वो दरबार हॉल में जाना और मैंने एक अपने देश के सबसे बड़े सदन में पहुंचना या राष्ट्रपति के सामने पहुंचना या उसके चेयर के सामने खड़े होना, ये अपने आप में इतना गरिमामय और गौरवपूर्ण पल रहता है कि उसको शब्दों में बयां करना काफ़ी मुश्किल है। मैंने उस क्लिप में देखा कि आप जूते बाहर निकाल कर, बाहर रख के आप उस सम्मान को ग्रहण कर रहे हैं। ये वाकई दिल को छू लेने वाली बात है। ये मुझको मेरे स्टूडेंट ने सिखाया ये सारी चीज़, ये सारी बातें, क्योंकि जब से मैं जेल में प्रशिक्षण देने जाता हूँ, चूँकि गुरु शिष्य परंपरा है और वहाँ भी आदिवासी स्टूडेंट हैं बहुत सारे, तो वो 10 कदम दूर पहले अपना चप्पल उतारते हैं और उसके बाद फिर आके पैर छूते हैं और बैठते हैं अपने क्लास में। तो वो उन लोगों का अपना रूटीन है। लेकिन ये समझ में आता है कि एक अपने गुरु के सामने आदमी चप्पल पहन के नहीं जा सकता, वो उनकी मान्यता है। मुझको ये लगा कि देश की प्रथम महिला जो आदिवासी समुदाय से हैं, उनके सामने इस तरह जाना उचित नहीं होगा, इसलिए मैं पहले से ही उतार के रख दिया था। यही तो हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा की शान है। और अब मैं शुरुआत करती हूँ आपकी कला जीवन की, जहाँ से शुरुआत हुई। तो किस तरह से आप प्रेरित हुए, आपको कैसा माहौल मिला, कब से ये आपकी कला यात्रा शुरू हुई, इस बारे में शुरू से बताइए। एक्चुअल में माहौल मिला ही नहीं, खेलने के लिए मैं अकेला था। अच्छा। तो अपने लिए जो भी जितना खिलौना बनाना है या जो जैसा भी है, एकदम बचपन से ही कि बरसात का समय है तो छोटा सा अपन बहते हुए पानी को बांध रहे हैं, उसके लिए किनारे से कुछ बना रहे हैं और कुछ बना, तो एकाकी रहा मेरा बचपन। अच्छा। मैं और भाई साहब ने
पाल रखा था डॉगी, वो तो दोस्त के नाम पे वो डॉगी था मेरे पास। अच्छा। और कोई नहीं। तो जब मैं स्कूल जाता था, छोटा था, तीसरी क्लास तक, तो वो छोड़ने जाता था और लेने आता था। तो उस टाइप का बचपन था। बाद में फिर जब गांव में शिफ्ट हुए तो गांव में भी कुछ बच्चे थे साथ में खेलने के लिए, तो वहाँ भी कोई खिलौना अफोर्ड करना मुश्किल था जी। तो उसके लिए खुद से बना लेता था मैं, क्योंकि मेरे बाकी दोस्त लोग भी वही सब करते थे कि यार अपने लिए ये बना लें, अपने लिए वो बना लें। जी जी। तो तो आपकी यात्रा जो है वहीं से खिलौने से शुरू हुई और धीरे धीरे वो आपके शौक में तब्दील हो गया। आप अपने साथ कुछ खूबसूरत नमूने लेके आए हैं, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगी। अजय मंडावी जी, आपसे अनुरोध है कि आप बताएं इस बारे में, क्या है, इसे किस तरह बनाया आपने और इसमें क्या चीज़ का उपयोग किया गया? ये टीक वुड का पैनल है जी। और ये सॉफ्टवुड है जी। इसको हाथ से ही काटा जाता है पूरा, एक अलग से प्लेट रख के उसको, एक यू फ्रेम होता है एक ब्लेड, उसको हाथ से काटते हैं पूरा। काटने के बाद इसमें पेस्ट करते हैं उसको, पेस्ट करके उसकी घिसाई होती है और उसकी पॉलिशिंग होती है। इसमें आपने क्या उकेरा है? ये गणपति जी हैं, उनके पूरे नाम है गणपति जी के। गणपति जी के कितने नाम है इसमें? 15 नाम है। 15 नाम है। जी। तो बड़ी खूबसूरती से। अच्छा, कितना खर्चीला होता है मंडावी जी, जरा बताएं। ये टीक वुड में इस टाइप का पैनल थोड़ा महंगा ही होता है। जी जी। क्योंकि एक और खूबसूरत सा इसमें एक वात्सल्यपूर्ण एक दृश्य मुझे दिख रहा है। ये एक स्टूडेंट ने बनाया है, उसका अपना नाम लिखा हुआ है, जेल का ही स्टूडेंट है। जी। तो वो इतना अच्छा लगा तो बोला कि आप ले जाके इसको घर में रखिए और जब मैं रिलीज होऊंगा तो इसको अपने यहाँ ले जाऊंगा। एक और आप नमूना लेके आए हैं, बहुत खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही क्या है हमारे ये गुरु ग्रंथ साहिब का है। अच्छा। एक ओमकार सतनाम। तो ये सिखों का सबसे पवित्र, बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। आपने कई सारे ऐसे कला संग्रह आपने किए हैं और आपकी जो कलाकृतियां हैं कई विषयों को लेकर समेटते हुए आपने अपनी कला का सृजन किया है। और क्या क्या चीज़ें आपकी कला संग्रह में है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। एक तो पहला लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड था। अच्छा। श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग के जो गुरुजी हैं, उनका एक स्कल्पचर बनाए थे जो 9 फीट ऊंचा है और 3.5 फीट चौड़ा और उसका थिकनेस लगभग 1 इंच है। तो वो 2007 में लिम्का बुक में आया। 2008 में हमने बाइबल बनाना शुरू किया। अच्छा। उस दौरान एक पूरा मधुशाला का पूरा कंप्लीट बनाए थे मधुशाला को। अच्छा। हरिवंश बच्चन जी 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 क्या बात है। तो वो जया बच्चन जी को भी दिया और अमिताभ बच्चन जी को भी दिया गया। तो कितना वक्त लगा मधुशाला की रचना करने में? मधुशाला तो पूरी एक बुक है, 135 के करीब उसमें कविताएं हैं और एक कविता एक पेज में, जो 1.5 फीट बाई 1 फीट का पेज है और फोल्डिंग है, वो बुक शेप में है। समय बहुत लगता है और समझिए पूरा एक काम कर रहे हैं तो एक ही काम कर रहे हैं। जी। और क्या बनाया आपने इसके अलावा? बाइबल का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ उसी समय मैं कांकेर जेल में ट्रेनिंग देना शुरू किया। उस समय तत्कालीन कलेक्टर निर्मल खाखा साहब थे। तो उन्होंने बुला के मुझसे कहा कि यार यहाँ थोड़ा सा है लड़के, उनके ऊपर ध्यान दीजिए। इस पर मैं और बात करूंगी जो आप अभी इस समय जिसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपकी कलाकृतियों के बारे में और जानना चाहूंगी कि आपने जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो दर्ज हुआ है उसके बारे में ज़रा बताएं। जी, ये 18/1/18 2018 वंदे मातरम एक बड़ा सा बनाया है हम लोग, जिसकी लंबाई 44 फीट है और चौड़ाई 22 फीट है। एक लेटर्स उसके 1.5 फीट के करीब के हैं और हर एक जैसे मात्रा है वो अलग है, उसका ऊपर का लाइन अलग है, अक्षर अपने आप में अलग है, नीचे की मात्रा अलग है, तो वो सबको एक साथ सेट करना पड़ता है। तो वो इसे जो बनाने की जो प्रक्रिया है वो कैसी हुई, कितने लोगों ने मिलके बनाया, कितना दिन लगा आपको? लगभग 1 महीने का समय और 9 लोग थे साथ में, जेल के अंदर के ही स्टूडेंट। जी, 9 स्टूडेंट थे और पूरी व्यवस्था करना ज़्यादा मुश्किल काम है कि अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है। तो उसे किस तरह आपने प्रस्तुत किया वहाँ? उसको जिस दिन डिस्प्ले की बारी आई, हम लोग कारपेट तो वहाँ ले जा नहीं सकते थे, तो हम लोग कंबल बिछाए वहाँ। अच्छा। तो बड़ा कंबल होता है हमारे यहाँ जेल में 8x4 का, तो वो 40 कंबल बिछाए गए, बिल्कुल साफ सुथरा धुला हुआ कंबल। उसको 40 कंबल को एक साथ बिछा के उसके बाद फिर पूरा अक्षर सेट करना शुरू किए। तो अक्षर सेट करने में लगभग 3.5 से 4 घंटे लगते हैं। उसमें 4-5 लोग मिलके और फिर ड्रोन से फोटोग्राफी किए
और फिर जितने जो स्थानीय पत्रकार वगैरह अधिकारी जो भी आए थे उन सब ने उसकी फोटोग्राफी की जी। और उसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जी। उसको भेजा गया क्लेम, और वाह। 3 दिन में ही वो ओके हो गया। वंदे मातरम के मात्र 15 लाइनों को हमने वहाँ डिस्प्ले किया था। अच्छा। वंदे मातरम के कुल 28 लाइन हैं। अच्छा जी, जी। तो वो समझिए आधा दो अंतरे ही उसमें डिस्प्ले किए गए थे। अच्छा। जी। और आपको इसका बाद में लोगों से क्या रिस्पांस मिला और बाकी लोगों से क्या रिस्पांस मिला? बहुत अच्छा रिस्पांस रहता है। सबसे बड़ी बात रिस्पांस का नहीं, मैं चाहता था कि वहाँ जो जेल के अंदर बंद हैं जी। उनको एक गौरव महसूस होना चाहिए जी। कि भाई मैं विश्व रिकॉर्ड में हूँ या मैं देश के राष्ट्रगीत को लिख रहा हूँ। तो ये सब चीज़ उनको अंदर से मजबूत करती है। जी। आपने और भी कई विषयों को अपने कला में जगह दी है। मैं चाहूँगी कि आप उसके बारे में बताएं। क्या आपने और भी धार्मिक ग्रंथों को बनाने की कोशिश की है? भगवत गीता की शुरुआत किए थे हम लोग, लेकिन बाइबल बनाने के बाद जो जितनी जमा पूंजी मेरी थी वो सब लग गई थी, तो भगवत गीता के लिए स्पॉन्सर नहीं मिले। अच्छा। अंग्रेजी और संस्कृत में उसको बना रहे थे ताकि वो सब पढ़ सकें। कि देखिए गीता तो यूएस में भी लोग पढ़ते हैं और सारी दुनिया में जितने मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं उसमें भगवत गीता पढ़ाया जाता है या उसका उदाहरण दिया जाता है। तो ग्लोबल है ग्रंथ, और वो आचार संहिता है जीवन की, वो धार्मिक ग्रंथ नहीं है, उसमें सब कुछ है, सारा चीज़ है। जी। तो उसे बनाने में आपको कितना वक्त लगा? और वो पूरा नहीं बन पाया उसका। स्टार्ट किए फिर अब स्पॉन्सर मिलना चाहिए, और बाइबल के समय तो कोई स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ मैं ही अपनी सारी व्यवस्था से पूरा कुछ बना लिया था। उसके बाद ये था कि चलो भगवत गीता बनाएंगे तो हो सकता है कि लोग ध्यान दें कि हाँ यार ये बड़ा ग्रंथ है और इसमें हम मदद करते हैं। तो वो मदद नहीं मिल पाई, इसलिए वो कुछ पन्ने बना के रोक लिए हम। अर्थात काफ़ी खर्चीला ये शौक़ है आपका, और इसे अफोर्ड करना भी संभव नहीं होता है जब तक कोई सहयोग नहीं मिल जाती है। तो बहुत खूबसूरत, और आपकी उंगलियां, आपके हाथ जो हैं वो लकड़ी जैसे बेजान वस्तु को भी इसमें जो शब्द आपने उकेरे हैं बिल्कुल जीवंत कर देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे लकड़ी पे ये जो शब्द हैं ये बोल पड़ेंगे। बहुत ही सुंदर वर्क है। और अभी जो आप बात कर रहे थे कि आपने जेल में भी जो विचाराधीन कैदी हैं उनको भी आपने निःशुल्क प्रशिक्षण दिया है, और सबसे जो बड़ी बात है उनमें से कई लोगों की ज़िंदगी अब बन गई है, उन्हें जीने का आपने रास्ता दिखाया है, उनकी ज़िंदगी कह सकते हैं बिल्कुल तराश दिया आपने, संवार दिया आपने। तो उसके बारे में बताइए कि आपने कितने युवाओं को ये हुनर दिया और उनकी ज़िंदगी आज कैसे है? अभी तक लगभग 400 जो हैं वो कांकेर जेल से रिलीज़ हुए हैं और बेहतरीन कलाकार बन के। तो कला सीखने या सिखाने का मतलब ये नहीं कि वो उसको जीवन यापन का साधन बनाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये एक बेस है, स्ट्रक्चर है कि एक आदमी के सोल को आर्टिस्ट बनाना। माने वो अंदर से, अंतर मन से एक कलाकार बने और उसमें एक धैर्य आ जाए, क्योंकि उस धीरज के साथ वो जो भी काम करेगा। अभी कुछ एक स्टूडेंट के घर में गया था, बहुत इंटीरियर में, तो उन लोगों ने खेती करना शुरू किया और बहुत बेहतरीन तरीके से खेती करते हैं। तो कोई 7 एकड़ में मक्का लगा के रखा है, कोई 25 एकड़ में मक्का लगा के रखा है। ये ज़रूरी नहीं है कि उससे कितना अर्निंग कर रहा है, लेकिन उसका जो सोशल स्टेटस है वो एक अच्छे इंसान के रूप में स्थापित हो गया गांव में, और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया वो। अक्सर हम जो है बस्तर रीजन से हम जो नकारात्मक खबरें देखते हैं, घटनाएं देखते हैं, उसके बाद ये सुनने के बाद कि आप इतना मोटिवेट कर रहे हैं युवाओं को, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि एक कलाकार को सिर्फ आत्मसंतुष्टि के लिए ही वो कला का सृजन नहीं कर सकता, उसको अपने रोटी का भी जुगाड़ करना होता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि उसको आत्मनिर्भर बनाना। और क्योंकि बेरोजगारी की समस्या बहुत है, पलायन की समस्या बहुत है, और शिक्षा की भी कमी है, तो क्या होता है कि जो युवा हैं वो भटक जाते हैं, वो गलत रास्ते में चले आते हैं, हिंसा के रास्ते में चले जाते हैं। तो आपका जो ये प्रयास बहुत अभिनव और बहुत ही अच्छा प्रयास है। और हमारे प्रधानमंत्री भी जो युवाओं के लिए, जो बेरोजगार हैं, उनको नौकरी देने के लिए, उन्हें कौशल, उनका स्किल डेवलपमेंट करने के लिए कौशल विकास योजना चला रही है, और सरकार हर तरह से मदद दे रही है युवाओं को आगे बढ़ने में। तो इसी दिशा में आपका जो प्रयास है
इसे सपोर्ट करता है और आप स्वयं के बलबूते पे निःशुल्क रूप से जो इन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं, ये वाकई इसे सराहना के काबिल है। और मैं साधुवाद देती हूँ आपको कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि आप केंद्र सरकार के एक बहुत अच्छे योजना का एक सपोर्ट के रूप में आप काम कर रहे हैं। जी। तो आप ये बताइए कि जो युवा वहाँ से निकलें, आप उनके साथ काम किया आपने और लगातार कई वर्षों से काम करते आ रहे हैं, तो ये जो युवा थे ये अलग अलग मामलों में विचाराधीन कैदी थे, अलग अलग बैकग्राउंड से थे, अलग अलग केस के सिलसिले में वो बंद थे। उनको जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो उनके साथ इंटरेक्शन करने में, उनसे बातचीत करने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ा कभी? नहीं, इस टाइप की कभी कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि देखिए वो अकेले है और वो अपनी बात अगर कहना चाहता है तो उसको कोई सुनने वाला नहीं है जी। आपस में वो लोग कितनी बातें करेंगे। उस बीच में ये है कि मैं सुन के उनको एक सही रास्ता दिखा देता हूँ, या सही रास्ता क्या, जब तक वो चलना नहीं चाहेगा मैं बता तो दूंगा कि यहाँ से वहाँ जाना है, लेकिन जब तक वो अपना पहला कदम नहीं उठाएगा वो चलेगा कैसे। जी। तो सारी मेहनत उनकी है, सारी लगन उनकी है कि वो सीखने के लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं कि अब गुरुजी क्लास में आ गए। मैंने फिर अभी की एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ। एक लड़के को क्लासरूम में बुला लिए, तो वो बैठा एक दिन, और मैं जैसी क्लास से गया वो उठ के चला गया, मैं किसी काम से गया। दूसरे दिन वो आया नहीं, तीसरे दिन वो आया नहीं, चौथे दिन दिखाई दिया तो मैं उसको बुलाया। तो आके वो स्पष्ट बोला कि मैं ट्रक ड्राइवर था। अच्छा। और ये आप लोगों का आर्ट से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मैं ये कभी नहीं सीख पाऊँगा। तो मैं बोला तुमको सीखने कौन बुला रहा है, मैं तो तुमको बैठने बुलाया था, गप मारने बुलाया था। तो बोला ठीक है मैं आ जाता हूँ, वैसे भी वहाँ टाइम नहीं कटता है मेरा, मैं यहीं आ जाता हूँ। तो एक स्टूडेंट के साइड में उसको बिठा दिया मैं। अच्छा। ताकि वो उससे बात कर सके। एक हफ्ते के बाद देखा कि वो लड़का पूरी तरह काम में मगन बैठा है। क्या बात है। और 15 दिन में उसका हाथ इतना क्लियर हो गया कि वो खुद ही सब बनाने लगा और पूछने लगा कि ये मेरे घर का नाम है, ये इसका नाम है, ये आप प्रिंट करके ला दीजिए, मैं ये बनाना चाहता हूँ वो। तो ये रहता है वो तरीका कि किसी को अगर अपन ज़बरदस्ती फोर्सफुली बिठा लेंगे तो वो नहीं कर पाएगा। तो है उसके मन में, वो सीख सकता है या नहीं सीख सकता है वो मैं जानता हूँ, या मुझको देख के समझ में आता है कि वो सीख जाएगा। तो ये रहा है, ये कला जो है वो इंसान के आत्मा पर प्रभाव डालता है और इंसान को काफ़ी हद तक बदल देता है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि इतने सारे लोगों को, कैदियों को जो अलग अलग मामलों में बंद थे, विचाराधीन थे, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कुल कितने कैदी होंगे जिनको आपने हुनरमंद बनाया और उन्हें आत्मनिर्भर बना के आपने एक दिशा दी? ये थोड़ा आंकड़ा जानना चाहूँगी। ये लगभग 400 के करीब तो अभी जेल से बाहर हैं। अच्छा। और 10 लोगों की क्लास अभी कंटिन्यू है, वो लगातार चलता ही रहेगा। और मैं अभी ये काम बंद नहीं करूँगा, क्योंकि मुझको भी जेल के अंदर जाके जितनी शांति मिलती है वो आउटसाइड में देखिए कितनी अद्भुत बात है। लोग जेल के नाम से डरते हैं और आपको वहाँ सुकून मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपने कभी इनका एक फॉलोअप लेने की कोशिश की है कि जो बच्चे या जो युवा यहाँ से बाहर निकले सीख के, उसके बाद की ज़िंदगी में वो कैसा वो कर रहे हैं, क्या वो वापस कहीं फिर से वही रास्ता इख्तियार तो नहीं कर लेंगे? क्या कभी आपने फॉलोअप लिया इनका? देखिए मैं टीचर हूँ उनका जी। और एक बार जो हाथ पकड़ा उसको छोड़ने की गुंजाइश नहीं है। ये जो सेक्टर है इसमें हाथ छोड़ा नहीं जा सकता। और जिस लड़के को रिलीज़ होने के बाद घर जाना है वो घर चला जाता है। जिसने कहा कि मैं नहीं जाना चाहता, कुछ दिन आपके साथ रहना चाहता हूँ, तो कुछ दिन का मतलब चाहे वो 8 दिन रहे, चाहे 2 साल रहे, चाहे 4 साल रहे। तो अभी भी 3 लड़के घर में हैं और 2010 से लेकर के आज की तारीख तक हमारा घर कभी खाली नहीं रहा। अच्छा। किसी भी केस से वो रिलीज़ हो। अच्छा मेरी बात तो ठीक है, मैं उनका टीचर हूँ इसलिए मैं आंख मूंद के भरोसा करता हूँ। मेरी एक और स्टूडेंट है उड़ीसा में। अच्छा। तो हमारे घर रहते रहते जब लड़का कहता है कि गुरुजी थोड़ा बोर लग रहा है, तो मैं बोला उड़ीसा चला जा। तो उसके लिए अब वो लड़का गुरु भाई है। बिल्कुल गुरु शिष्य परंपरा की तरह आप बाहर भी सिखा रहे हैं। वो एक परिवार जैसा माहौल रहता है कि हम पूरी तरह उन बच्चों के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि उसने क्या खाना है, उसको क्या अच्छा लग रहा है, उसके हिसाब से हम चलते हैं। कितनी बड़ी बात है, आप एक समाज को सुधार रहे हैं। हम जहाँ ये सुनते हैं वहाँ हिंसा की घटनाएं आती हैं, वहाँ
लोग मार काट की चीज़ें हम सुनते रहते हैं, लेकिन आप एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ एक समरसता का जो सबको दिशा दे रहे हैं, सबको ज्ञान दे रहे हैं, ये वाकई तारीफ़ के काबिल है। और ये भी मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ जो भी बच्चे हैं, जो भी युवा हैं, अगर हम देखें तो बेरोज़गारी काफ़ी है, तो काष्ठ शिल्प की ओर अगर कोई अपना करियर बनाना चाहता है तो रोज़गार की क्या संभावनाएं दिखती हैं आपको? बहुत बड़ा मार्केट है इसका। अच्छा। देखिए, अचानक आपको फर्नीचर बनवाना हो तो आपको आदमी खोजने में 15 दिन लग जाएगा। तो लगभग 400 लोग हैं जो पूरी तरह ट्रेंड हैं, और वो जब भी काम करना चाहते हैं कि मुझको फर्नीचर बनाना है या आर्ट बनाना है, तो उसके पास पर्याप्त ऑर्डर रहता है, वो अपना काम करता है और लगातार करता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, एक की बात बता रहा हूँ, जो शुरुआत में कोई जिम्मेदारी नहीं थी उसकी, जब वो जेल में आया, बहुत मुश्किल 18-19 साल का था वो, 18 साल का था, और जेल से रिलीज़ होने के बाद उसने पहले सीमेंट वाला जो काम है, मिस्त्री काम करना शुरू कर दिया, लेबर, उसके साथ लेबर, और लेबर से वो कुछ ही दिन में मिस्त्री बन गया। फिर बाद में लगा कि नहीं, मैं फर्नीचर का काम कर लेता हूँ, तो उसने फर्नीचर का काम करना शुरू कर दिया। पूरे घर की जवाबदारी वो संभालने लगा, अपने बड़े भाई के परिवार को, अपने माँ को, अपनी बहन को। तो वो जब आके बताता था कि बहन का एडमिशन फलाना जगह कराना है, तो उसकी अपनी पढ़ाई लिखाई तो बहुत कम है, लेकिन उसने अपनी बहन को ग्रेजुएट कराया। कितनी अच्छी बात है। पहली गाड़ी खरीदा, बाइक, तो सबसे पहले शोरूम से हमारे घर आया कि ये गाड़ी खरीदा हूँ मैं। तो वो मुझको इतना अच्छा लगा कि यार ये ऐसा भी हो सकता है। फिर उसने एक सेकेंड हैंड कार खरीदी, वो कार को भी चला के लेके आया। अच्छा। तो देख के बड़ा अच्छा लगता है कि क्रमबद्ध तरीके से ये लोग कितना तरक्की न कहें उसको, मैं आर्थिक रूप में तरक्की को तो नापता ही नहीं हूँ। बहुत बड़ा समाज में बदलाव दिखाई दे रहा है आपके इन प्रयासों से। और ये भी मैंने सुना है कि आप इस तरह की कई सारी जो सामाजिक सरोकार से जुड़ी चीज़ें आप करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जो हमारी छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति है, मैंने सुना है कि आप मितान बधाई जैसे, तो मितान बधाई क्या है और उसे आप किस तरह निभा रहे हैं, इसे ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को। ये 2007 में करीब सिलाई का एक ट्रेनिंग चल रहा था हम लोगों का, तो उसमें 80 लड़कियां थीं, और जिस जिस गांव से आती थी लड़कियां, 5-5 वो अलग अलग बैठती थी आसपास के गांव से। तो मैं पूछा कि वो कहाँ के हैं, तो बोले उस गांव के हैं। वो कहाँ के हैं? उस गांव के हैं। मैं बोला कल एक साथ नहीं दिखना चाहिए, सब अलग अलग बैठेंगे सब लोग, क्योंकि देखिए आसपास के गांव के हैं, एक दूसरे को जान नहीं पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या मतलब निकलेगा। तो वो फिर ग्रुप अलग बनने लगा, सब एक दूसरे को जाने, एक अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि व्यवहार ही एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई नहीं सिखा सकता, और वो संस्कार में होता है, लेकिन कुछ हद तक उसको संभाला जा सकता है। फिर बाद में मैंने कहा कि ये एक काम करेंगे, सबको मितान बधाएंगे हम लोग। मितान बधाई छत्तीसगढ़ की इतनी समृद्ध परंपरा है कि एक गार्जियन ने आपके लिए बेस्ट फ्रेंड डिसाइड कर दिया, या आपने अपने लिए बेस्ट फ्रेंड डिसाइड कर लिया, तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसको खून के रिश्ते से कहीं ज़्यादा मानते हैं लोग। तो वो 80 लड़कियों का पहले, फिर और ऐसा टोटल 448 लड़कियों का। ये बात मैं एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को बताया, परिचित हैं, उनका एक नोटेशन दिया, तो वो वापसी में हैदराबाद रूट में वो फ्लाइट में बैठ के उसको पढ़ी, और एयरपोर्ट में उतर के उसने तुरंत फ़ोन किया। लगभग मितान बधाई के 5 साल बाद। बोले अब तक तो ये लोग भूल गए होंगे एक दूसरे को। अच्छा। तो मैं उनको समझाया कि ये क्या भूलेंगे, इनके बच्चे तक नहीं भूलेंगे उसको, और उनके बच्चे तक नहीं भूलेंगे। अच्छा। तो बोले कि मैं भरोसा नहीं करती। अच्छा। मैं आ जाती हूँ 1 हफ्ते के लिए आपके यहाँ। तो वो फिर आई 1 हफ्ते के लिए, तो जिसके पास जाती थी, जिस स्टूडेंट से मिलती थी, उससे पूछती थी कि तुम्हारे मितान कहाँ है, तो वो उसका आंखों देखा हाल बताती थी कि ये अब मुलाकात हुई थी, तब मुलाकात हुई थी। भले साल भर में एक मुलाकात हो, लेकिन हर दुख सुख में वो शरीक रहेंगे। तो उसको भी लगा कि इतनी समृद्ध संस्कृति, इसको तो पूरी दुनिया को फॉलो करना चाहिए, कि हम एक से दोस्ती करते हैं और कुछ दिन में उसको भूल जाते हैं। तो ये ना हो, और आज अगर शांति चाहिए तो छत्तीसगढ़ की इस परंपरा को बढ़ाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। बस्तर, खासकर बस्तर जैसे इलाके में
ये जो सौहार्दपूर्ण वातावरण, ये मैत्रीपूर्ण वातावरण निर्मित करना अपने आप में बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। तो कितने लोग इस आपके पूरे इस संस्कृति से बढ़ गए हैं? इसमें उसी समय था जो 448 लड़कियां थी, उन्हीं को मितान बधाई करवा के रखे थे। और अब कहीं अंदर गांव में सुनने को मिलता है कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है करके, लेकिन इसको अगर थोड़े बड़े पैमाने पे किया गया होता तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता इसका। अजय जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने जो अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा किए वो वाकई हम सबके लिए बड़ा प्रेरणास्पद है। और आप कुछ जाते जाते हमारे दर्शकों को बहुत संक्षेप में कुछ संदेश देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? बस बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, हमको अपना काम आगे बढ़ाने के लिए बहुत धन और सपोर्ट, सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। छत्तीसगढ़ के बाहर अगर हम मध्य प्रदेश को लेते हैं या उत्तर प्रदेश को लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो पद्म अवार्डी होते हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार 10 लाख रुपए देती है और 60,000 रुपये लाइफ टाइम स्टाइपेंड देती है उसको। छत्तीसगढ़ में ये नहीं है। अगर ये होता तो कम से कम हम अपना काम बहुत अच्छे से माने कुछ बड़े पैमाने पे कर पाते, कुछ ज़्यादा कर पाते, क्योंकि आर्थिक मैनेजमेंट में ही अगर पूरी एनर्जी चली जाएगी तो आदमी फिर बाकी करेगा क्या। आपने बहुत अच्छा संदेश दिया। वाकई सरकार को चाहिए, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को चाहिए कि ऐसे अच्छे उम्दा कलाकारों को बिल्कुल प्रोत्साहन दे, उनके लिए जो भी यथा योग्य जो हो सके वो करें। अजय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारियाँ और अपने अनुभव साझा किए हमारे दर्शकों के साथ। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम दूरदर्शन परिवार की ओर से खूब सारी शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, देखा आपने अजय मंडावी जी से बातचीत करके ऐसा हम सभी को लग रहा है ना कि अगर हम काबिल हैं तो हमें चाहिए, हमारा दायित्व बनता है कि हम दूसरों को भी उस काबिल बनाएं और उन्हें जीने का एक रास्ता दिखाएं। और साथ ही मैं आप सभी से यह अनुरोध करना चाहती हूँ कि हम वोकल फॉर लोकल की थीम पर आगे बढ़ते हुए जो स्थानीय उत्पाद हैं उनका उपयोग करें, उन्हें बढ़ावा दें और उन्हें एक उचित मंच पर देने की कोशिश करें। और साथ ही मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि चाहे हमारे सरकार हो, चाहे हमारे नागरिक हों, वो स्थानीय कलाकारों को उचित सम्मान दें, उन्हें सहयोग दें, उन्हें प्रोत्साहन दें। तो दर्शकों, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में हम कोई फिर किसी विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।